Good morning, everyone. Welcome to CR International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is fine at their home. And today we'll start the topic of friction. लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसका एक पार्ट अभी हमारा रिमेनिंग है, दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इविल, मीन्स कि फ्रिक्शन की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. आज का हमारा ये टॉपिक है क्लास में. क्लियर? सो वी स्टार्ट विद द रोलिंग फ्रिक्शन. पहला हमने पढ़ा था बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. जो रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दीज आर द टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन? नाम से इसके पता चल रहा है, रोलिंग मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करना, मोशन करना. द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले when one object is actually rolling over the surface of another object. जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रोल करना शुरू करता है बेटा, तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम? रोलिंग फ्रिक्शन. सिंपल, अगर आपके पास कोई टायर है ना, हमने टायर को मूव करवाया, तो टायर क्या करता हुआ जा रहा है? रोल करता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है. दैट इज़ द केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. क्लियर? और अगर कोई चीज़ फिसल रही है डायरेक्टली, तो वो हो जाता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू रिटेन द रोलिंग मोशन एट द सेम स्पीड. कि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर हमें क्या करना होता है, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर रोल करना शुरू करता है, और वही फोर्स जिससे उसकी जो रोलिंग है वो एक सेम स्पीड के साथ कंटिन्यूस रहती है. अब देखो, रोलिंग फ्रिक्शन बेटा सबसे कम फ्रिक्शन होता है. सबसे कम फ्रिक्शन का मतलब होगा कि जो दो सरफेसिस के बीच में इंटरलॉकिंग है, वो कैसी होनी चाहिए? वो बहुत वीक होनी चाहिए. So interlocking is very weak due to the fewer contact points as only the roller makes contact with the surface. देखो, एक तो आपके पास एक बॉक्स है, आपने बॉक्स को ज़मीन पे रखा, तो बॉक्स का जितना भी नीचे का सरफेस है सारा का सारा ज़मीन पे टच हो रहा है, तो सरफेस ज़्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज़्यादा पार्ट में हो रही है. और एक आपके पास कोई रोलर है, ठीक है, रोलर मतलब जो कंटिन्यूसली घूम के चलते हैं, वो आपने किसी सरफेस पे रखा, तो बॉक्स का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा या हमारे पास रोलर का एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा? बॉक्स का. तो रोलर का एरिया ऑफ कांटेक्ट जब कम होगा तो इंटरलॉकिंग भी कम पार्ट पे होगी. इंटरलॉकिंग कम पार्ट पे होने का मतलब क्या है? फ्रिक्शन क्या होगा वहाँ पर? बहुत कम होगा. क्लियर हुआ? सो द रोलिंग मोमेंट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ व्हील टर्निंग एंड टेकिंग द ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड थ्रू द मोमेंट. कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मोशन में, कोई भी व्हीकल जो रोड पे चलता है बेटा, जब टायर मूव कर रहे हैं तो वो कौन से फ्रिक्शन के थ्रू है? रोलिंग फ्रिक्शन के थ्रू है. क्लियर? आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ. आपके पास आपकी नोटबुक है, आप अपनी नोटबुक को टेबल के ऊपर मूव करवाते हो, ठीक है जी, बिना किसी चीज़ का यूज़ किए हुए आप उसके फोर्स लगा रहे हो, नोटबुक मूव करती जा रही है. अब आपने क्या किया? नोटबुक के नीचे 3 पेन लगा दिए. कितने? 3 पेन. अब आप नोटबुक को मूव कराओगे तो नोटबुक तो मूव कर रही है, बट किसके ऊपर मूव कर रही है? पेन पर, क्योंकि पेन सिर्फ रोल कर रहे हैं. अब जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो नोटबुक की स्पीड पहले तेज़ थी या बाद में तेज़ थी? बाद में, क्योंकि बाद में फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया. और पहले फ्रिक्शन क्या था? ज़्यादा था. क्लियर? सो रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जब स्लाइडिंग से कम है तो इसका मतलब स्टैटिक से तो वो बहुत कम होगा. समझ में आया? सो अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन में, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन. सबसे कम फ्रिक्शन होता है. क्लियर? नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल. मीन्स कि फ्रिक्शन जो है, घर्षण, एक ज़रूरी बुराई है. मीन्स कि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वाई फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर अस. तो इसके अंदर हम फ्रिक्शन की एडवांटेजेस, फ्रिक्शन के फ़ायदे और उसके नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे. पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं. तो मैं वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा. इसको ध्यान से समझना बच्चे. वी आर एबल टू वॉक ऑन द रोड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द सोल्स ऑफ आवर शूज़. हम जो रोड पे चलते हैं बेटा, कहीं भी हम चल रहे हैं, है ना, तो हमारे पैर के जो हम शूज़ पहन रहे हैं, ठीक है जी, उसके सोल्स में जो नीचे की डिज़ाइन होते हैं उसको सोल्स ऑफ शूज़ बोलते हैं. और रोड पे जो रोड का सरफेस होता है बहुत रफ़ सरफेस होता है ना, दोनों की रफनेस में इंटरलॉकिंग शुरू हो जाती है बेटा.
उस इंटरलॉकिंग की वजह से ही हम इजीली मूव कर सकते हैं, हम इजीली चल सकते हैं। आपने देखा हो कोई भी हम शूज़ लेकर आते हैं या कोई फ्लोटर लेके आते हैं, चप्पल लेके आते हैं, तो उनके नीचे डिज़ाइन बने हुए होते हैं, है ना। वो डिज़ाइन बनाने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि उसकी रफनेस को इंक्रीज़ करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी रोड के बीच में और शूज़ के बीच में। क्लियर? जिससे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा और हम इजीली उस पर चल सकते हैं। वॉकिंग ऑन द स्लिपरी ग्राउंड इज़ मच लेस विच मे नॉट सफिशेंट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द स्लिपिंग। देखो, एक तो हम सूखे रोड पे चल रहे हैं कहीं पे, एक आपसे बोला जाए कि आप किसी स्लिपरी रोड के ऊपर चलो, जैसे कि मार्बल का फर्श है, उसके ऊपर पानी डाल रखा है, आप उसके ऊपर इजीली चल सकते हो या कोई बिल्कुल सूखा रोड है उसके ऊपर इजीली चल सकते हो? सूखे रोड के ऊपर ही चल सकते हैं हम, क्योंकि मार्बल का फर्श एक तो स्लिपरी, ऊपर से पानी डाल दिया तो पानी डालने से क्या होगा, उसकी रफनेस लगभग ख़त्म होती जा रही है, और जो हमने शूज़ पहन रखे उसके बीच में और मार्बल के फर्श के बीच में इंटरलॉकिंग तो हो ही नहीं पाएगी। इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे फिसलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, हम जल्दी से स्लिप हो जाते हैं। कभी भी देखा है आपने, जो रोड होते हैं, हाईवे होते हैं, क्या वो कभी मार्बल के बनाए जाते हैं या टाइल डलती है उस पर? नहीं डलती। उनका जो रोड होता है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा रफनेस होती है, गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो हमेशा चिपक के चलते हैं उसमें। क्लियर हुआ? रीज़न, ताकि हम फ्रिक्शन को बढ़ा सके, ज़्यादा कर सके। स्लिपरी रोड होगा तो फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, और जितना फ्रिक्शन कम होगा हम उतनी जल्दी फिसलेंगे भाई। समझ में आया ना? आपने कभी नोट किया हो, जब हमारे शूज़ पुराने हो जाते हैं या हमारी चप्पल पुरानी हो जाती है तो हमारे फिसलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके जो नीचे के सोल्स है वो सारे घिस चुके हैं। वो घिसने से क्या होता है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती बिल्कुल भी। इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस, कम होगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो हमारे फिसलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हुआ? यही रीज़न है कि जो गाड़ियाँ रोड पे चलती है, अगर उनके टायर पुराने हो जाते तो वो जल्दी स्लिप हो जाती है, क्योंकि जो ग्रूव्स बने हुए टायर के बीच में, ग्रूव्स डिज़ाइन बोलते हैं जिसको, उनका मेन पर्पज़ यही होता है इंटरलॉकिंग करना रोड के साथ। Nails and screws hold the wooden board wall together due to the friction। अगर आप दीवार में कोई कील गाड़ रहे हो बेटा, ठीक है, या किसी भी लकड़ी पे अगर आप कोई कील ठोक रहे हो, तो आप कभी भी ऑब्जर्व करना, अगर आपकी दीवार चिकनी है ना, कई बार होता है दीवार बहुत स्लिपरी होती है, उसके ऊपर जल्दी से कील नहीं जाती। क्यों? स्लिपरी के अंदर फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, तो उसकी ग्रिपिंग नहीं हो पाती नेल की। और अगर हम वही चीज़ किसी खुरदरी दीवार के ऊपर कर रहे हैं तो जल्दी से कील उसके अंदर चली जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रफ सरफेस है। क्लियर हुआ ना? दैट इज़ द रीज़न। इसी रीज़न से जो पेज होते हैं ना बेटा, आपने देखा होगा स्क्रूज क्या होते हैं, पेज होते हैं, कील की बजाय पेज जल्दी अंदर जाते हैं, क्योंकि उसमें रफनेस ज़्यादा होती है, डिज़ाइन बनाए हुए होता है उसके सरफेस के ऊपर। फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द सरफेस of the tire permit safe driving। If there were no friction between the tire and the road, it would be not possible to stop the vehicle। वही जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर टायर में से डिज़ाइन ख़त्म होते चले जाते हैं, मतलब टायर घिसते चले जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम ब्रेक लगाने के बाद भी व्हीकल को जल्दी से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो स्लिप होता चला जाएगा, फ्रिक्शन कम होता चला गया। क्लियर? ऐसे ही अगर आपने देखा हो, हम जैसे बोर्ड पे लिखते हैं, तो बोर्ड पे हम किसकी वजह से लिख रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे हैं। हमें बोर्ड लगता स्मूथ है बेटा, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा रफनेस प्रेजेंट होती है। जब हम उसके ऊपर चौक चलाते हैं या मार्कर चलाते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, चौक के पार्टिकल्स, वो उस रफनेस के बीच में इंटरलॉक होते चले जाते हैं, जिससे हम इजीली उसके ऊपर लिख सकते हैं। ऐसी नोटबुक के ऊपर अगर हम पेन से या पेंसिल से लिख रहे हैं तो रीज़न क्या है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, रफनेस के अंदर इंटरलॉकिंग होती चली जाती है इंक की, जिसकी वजह से हम इजी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा? दूसरा, अगर आपसे नोटबुक की बजाय किसी भी ग्लेज पेपर होता है या वैक्स पेपर के ऊपर लिखने के लिए बोला जाए, तो क्या उस पर लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पेन स्लिप होगा बार बार, उसका सरफेस बहुत स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन क्या होगा वहाँ पर, कम होगा, जिसकी वजह से हम उसके ऊपर नहीं लिख सकते। द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक टू स्टॉप अ साइकिल, स्कूटर और अ कार etc. is possible only due to the friction between the brakes lining and the rim of the wheel। आप साइकिल चला रहे हो, आपने ब्रेक लगाए, साइकिल रुक गई। ब्रेक लगाने से क्या हुआ, जो ब्रेक के पैड होते हैं बेटा, उसमें लाइनिंग बनी हुई होती है, रफनेस होती है उसमें, और रिम के बीच में
दोनों के बीच में एक इंटरलॉकिंग होती है जिसकी वजह से वो ब्रेक पैड जो होते हैं रिम को रोक देते हैं। इंटरलॉकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से व्हीकल रुक जाते हैं। अगर ये इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो हम कहते हैं ना ब्रेक फेल हो गए, मतलब जो ब्रेक पैड होते हैं वो सारे घिसते चले जाते हैं बेटा। अगर ब्रेक पैड घिस गए, हमने उनको स्मूथ बना दिया तो रोक ही नहीं पाएंगे वो। क्लियर हुआ? दैट इज़ द रीज़न। सो ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम रोड पे चल सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम किसी नेल को वॉल में इंसर्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटे? चलो जी, नेक्स्ट आता है बच्चे इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। की फ्रिक्शन की हानियाँ क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। सो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ का घिसना और फटना। फ्रिक्शन की वजह से ही कई चीज़ें होती है बेटा जो घिसती चली जाती, ख़राब होती चली जाती। जैसे फ्रिक्शन कॉजेज द सोल्स ऑफ द शूज़ एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स टू वियर आउट ग्रेजुअली। हमारे जो जूते होते हैं बेटा या चप्पल होती है या व्हीकल के टायर जो होते हैं, आपने देखा होगा कंटिन्यूसली धीरे धीरे वो नीचे से घिसते चले जाते हैं। जो उनकी डिज़ाइनिंग होते हैं, ग्रूप्स बोलते हैं उनको, वो बिल्कुल लाइट पड़ती चली जाती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये एक तरह से उसकी हानि तो है भाई, हमारा लॉस हो रहा है, हमारे जूते ख़राब हो रहे हैं, टायर ख़राब हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। अब देखो बेटा, कोई भी दो मशीन के पार्ट्स अगर आपस में रब करेंगे तो रब करने से क्या होगा? एक दूसरे के साथ वो रब करेंगे तो घिसना शुरू हो जाएंगे, मींस वियर आउट होने शुरू हो जाएंगे, जिससे मशीन को ऑपरेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और उससे क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी पावर कम होती चली जाती है। तो यही कारण है कि फ्रिक्शन की वजह से मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी ख़राब होते चले जाते हैं। फ्रिक्शन वियर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ द व्हीकल्स ग्रेजुअली। फ्रिक्शन की वजह से ही जो हमारे ब्रेक पैड्स होते हैं जिससे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं व्हीकल्स में, वो घिसते चले जाते हैं। फ्रिक्शन स्लो डाउन द मोशन इवन व्हेन इट इज़ नॉट डिज़ायर्ड। अगर हमें किसी भी व्हीकल को रोकने का मतलब रोकने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि व्हीकल चलता रहे और हमने रेस छोड़ रखी है, तो क्या देखते हैं हम कि धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। हम तो कम नहीं कर रहे ना, बट स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर? आई होप आपको फ्रिक्शन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आए हो। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है बेटा तो आप मेरे से ईजिली पूछ सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। और आपके पास जो बुक्स हैं उसमें और भी इसके पॉइंट्स दे रखे होंगे, आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।